नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इस समय इलेक्शंस का दौर जो है अब कुछ ही महीनों बाद यहाँ शुरू होने वाला है, जिस तरीके की हिंट्स अब मिल रही हैं कि यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा जब डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, अपने कैडर को किस तरीके से मजबूत कर रही हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से वो लोगों के बीच में जाएंगे, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं एजाज अहमद जान साहब, ये पुंछ से हैं और XMLA रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो जान साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से इस समय एक्टिविटीज़ चल रही हैं, खासकर अगर कश्मीर के हवाले से बात करूं तो वहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमेशा ही जो है मिलिटेंटों की निशाने पर रहते हैं और आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में 2 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी हत्या कर दी गई है। तो आने वाला इलेक्शंस किस तरीके से यहाँ पर होगा और आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मिलिटेंसी ने हमेशा कोशिश की है जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए, और मिलिटेंसी में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत से लोग शहीद हुए, जिसमें होम मिनिस्टर्स, हमारे MLAs, हमारे पार्टी के जो ओहदेदारान थे, सरपंचेस, पंचेस। अभी जो हाल ही में 1-2 जो मौतें हुई उसके लिए हमें बड़ा अफसोस है हमारी पार्टी की लीडरशिप ने, और हम सब ने उसको कंडेम किया है और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह नसीब करे। और ये दुआ भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं बेहतर हों। 90s में बड़े हालात ख़राब हुए और उसके बाद जब 96 में फ़ारूक साहब की सरकार बनी, मैं समझता हूं कि फ़ारूक साहब ही वो एक शख्सियत थे जिन्होंने उस वक्त वो बिगड़े हुए हालात और पूरे की पूरी रियासत को दोबारा एक ट्रैक पे लाया, और उसमें बहुत से हमारे वर्करों की, हमारे साथियों की, बुज़ुर्गों की, सीनियर्स की जानें भी गई। तो मैं ये समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जो है उसने इसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया है डेमोक्रेसी में। सर, एक वक्त था जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वाहिद ऐसी जमात थी जो ढंके की चोट पर कह सकते थे कि हम अपनी आने वाले इलेक्शंस में हम बहुमत से जीतेंगे। उसके बाद जिस तरीके से PDP का जन्म हुआ, उसके बाद अब आस्ता आस्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उभर कर आ रही हैं। कश्मीर से भी कुछ पार्टीज़ हैं, जम्मू से भी कुछ पार्टीज़ हैं, और ख़ासकर इस समय BJP की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। खासकर 4 स्टेट्स का जो इलेक्शंस हुआ और उसके बाद तो अब उनका हौसला और बढ़ गया। तो वो कहते हैं कि हम 50 से ज़्यादा सीटें इस समय जीतेंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौतियाँ कितनी मुश्किल हैं? देखिए, जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ हर जमात को अपनी बात रखने का लोगों में हक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है वो एक बहुत ही सबसे पुरानी और लोगों की जमात है। BJP से पुरानी जमात है। BJP बाद में बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उससे पहले बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है, मैं कहूँगा ये जमात नहीं, ये एक घर है। इस घर में जो जितने भी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सी मुसीबतें देखी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही हमेशा लोगों की रहनुमाई की है, लोगों की बात रखी है, लोगों की जो मुश्किलात हैं वो आगे रखी है। तो BJP का जो दावा है 40 का 50 का, मैं तो वो उनकी जमात है, वो जो मर्ज़ी फैसला करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो अगला इलेक्शन होगा, जब भी होगा, सबसे बड़ी जमात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, और हमारा टारगेट 60+ का है। तो आप बिलोंग करते हैं पुंछ से, और इस समय जो सबसे ज़्यादा सरगर्मी अगर हम देखें तो पुंछ और राजौरी के ज़िले से जो है सबसे ज़्यादा आ रही हैं। वहाँ से ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं बहुत बड़े बड़े जलसे आजकल वहाँ कर रही हैं, और मेन जो उनके एजेंडे पे हैं वो हैं पहाड़ीज़। और आपके लिए एक मुसीबत की बात ये रही कि बहुत कद्दावर नेता आपके सईद मुश्ताक बुखारी साहब जो हैं वो पहाड़ी लीडर हैं और वो रिज़ाइन कर चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो चुनौतियाँ कितनी मुश्किल हैं, और ख़ासकर जब पहाड़ियों की बात पर मुश्ताक बुखारी जी ने रिज़ाइन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और साथ में ये भी टारगेट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती नहीं है कि पहाड़ी स्टेटस उन्हें मिले। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बुखारी साहब ने जो रिज़ाइन किया वो उनकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है, मैं उस पर नहीं कहूँगा। सियासत में हर एक लीडर की, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है वो क्या करना चाहे, और जमात में आप अच्छी तरह जानते हैं लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। जहाँ तक पहाड़ी की बात मैं कहूँगा, पिछले 20-25 साल से जो प्लेटफॉर्म जिस पे बुखारी साहब ने बात की या पुंछ के लीडरों ने बात की, वो प्लेटफॉर्म नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही वहाँ पे इनको दिया था। वो बात क्यों बोल रहे हैं?
और जहाँ तक मैं आपको पहाड़ी का ताल्लुक बताऊँ, यहाँ किसी ने भी पहाड़ी के जो है उसके लिए वो कुछ नहीं किया जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। 2013-14 में वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात थी जिन्होंने पहाड़ी का बिल जो है असेंबली में पास किया, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में लोगों को पता चला कि वाकया पहाड़ियों की कोई किसी की ज़रूरत है, तभी ये बिल जो है उसको असेंबली में पास किया गया। तो ऐसी बात नहीं है, पहाड़ी के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगी है और मैं आज भी फिर, क्योंकि ये जो फाइल है ये आज की नहीं बनी है, ये जब बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही बनी है। मुझे उम्मीद है, मैं आपके मीडिया के हवाले से भी दिल्ली की सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि जो हक है रजौरी पुंछ के और पहाड़ के लोगों का, पहाड़ी लोगों का, वो उनको देना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा जो हमारे गुजर भाई हैं उनका जो हक है, हमें उनके हक में नहीं हक चाहिए, हमें जो है हमें अपना हक दिया जाए, उनको अपना हक दिया जाए, उनका जो है उनका जो राइट है उसको सेव करना चाहिए, हमें जो हमारा राइट है हमें मिलना चाहिए। और बहुत से लोग जो बॉर्डर एरिया है हमारा, हमें बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है ये जो वहाँ सबमिशन हुई है, अगर आज से साल पहले किसी ने वहाँ एक कागज़ दिया है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही प्लेटफॉर्म से गया है ना, तो आज आप कैसे कह सकते हो कि आज नहीं है। नहीं, जिस तरीके से एक ऑडियो वायरल होता है जब फारूक साहब कहते हैं कि अगर पहाड़ियों को स्टेटस मिल जाएगा तो गुजर नाराज़ हो जाएगा। देखिए, ऑडियो का मैं नहीं कह सकता, आज डिजिटल ज़माना है, आज किसी का ऑडियो क्या बनाना है, किसको बनाना है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं नहीं मान सकता ऐसी कोई बात है। और डॉक्टर साहब ने ही इसका बोर्ड बनाया, डॉक्टर साहब ने ही ये सारा चलाया, और डॉक्टर साहब ऐसी बात करेंगे। आज हालात कहाँ पे है, बीजेपी या वो क्या करना चाहती, जो एक हेट की पॉलिटिक्स यहाँ पे चला रहे हैं, हमें उसके साथ लड़ना है। हमें जम्मू कश्मीर की बात करनी है। 370 और 35A टूटा, जम्मू कश्मीर की रियासत को डाउनग्रेड किया गया, स्टेट से यूटी बनाया गया, तो क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं है? आज हमारे बच्चे जो है सड़कों पे नहरें मार रहे हैं, इंटरव्यू लेने के बाद, फिजिकल टेस्ट लेने के बाद उनकी लिस्टें कैंसिल की जा रही हैं। रियासत के बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे नौकरियाँ ले रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का हक नहीं है कि उनको उनका हक मिले? जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वो वहाँ पे रिजर्वेशनें करते हैं 70%, 60%, वहाँ पे उनको अगर मिले तो जम्मू कश्मीर का हक नहीं है। लद्दाख में इन्होंने जो लैंड एक्ट है उसको सेव कर लिया, जम्मू कश्मीर में नहीं किया। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो इसकी मार है वो जम्मू कश्मीर के में जम्मू के लोगों को ज़्यादा पड़ रही है, हम लोगों को ज़्यादा पड़ रही है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो एक खुशहाल जगह है। मैं पुंछ का रहने वाला हूँ, हम जम्मू में रहते हैं। अगर हम रिलीजन बेस पे ऐसा कुछ करते तो मुझे कश्मीर रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारा जो कल्चर, कश्मीर भी आपको मिल गया ना, अनंतनाग भी दे दिया आपको आजकल कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से, जिस तरीके से आजकल डिवाइड हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं ये जो डीलिमिटेशन प्रोसेस इन्होंने किया है, ये डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है अवाम के हक में नहीं है, ये एक मखसूस पार्टी ने अपना एजेंडा देख के किया है। आप मुझे बताइए, मुगल रोड के थ्रू ही रास्ता होता है, 7 से 8 महीने वो बंद रहता है रास्ता। अगर एमपी इधर का बना तो 7 महीने उधर नहीं जा पाएगा, अगर उधर का एमपी बना 7 महीने इधर नहीं आ सकेगा। इन्होंने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट को हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट तो का, यहाँ तो प्रोविंस ही छेड़ दिया है। कहाँ रजौरी पुंछ और कहाँ अनंतनाग। आप खुद 2 मिनट के लिए सोचिए कि जब 7 महीने के लिए रास्ता बंद हो जाएगा, और अगर हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं अगर वो कश्मीर में बैठे हुए तो उनको 7 महीने तो वो आएंगे नहीं। अगर उनको आना है तो फिर उनको या तो जहाज़ पे वहाँ से बैठना है, फिर आना है जम्मू, जम्मू से यहाँ बैठना है। तो अगर कहीं पे कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो हमारा मेंबर पार्लियामेंट तो वहाँ 2 दिन से पहले पहुँच ही नहीं सकेगा। तो ये कुछ ऐसे हालात। और यहाँ तक मैं बताऊँ कि उन 7 महीनों में जहाज़ से भी आना मुश्किल है इस कश्मीर से, क्योंकि जो ये हमारे पीर पंजाल के जो माउंटेन्स हैं वो अक्सर, वो गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, वहाँ क्लाउडी होता है, तो जहाज़ का भी आना वहाँ मुश्किल होता है। सर, आप मुझे बताइए, आप एमएलए रह चुके हैं पुंछ के, और जिस तरीके से अभी बाइफिकेशन हो रही है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, तो अभी भी एक चेंज आया था रिसेंटली कुछ दिनों पहले, तो आप लोग कितने उसके साथ सेटिस्फाई करते हैं? आपको क्या लगता है? और ख़ासकर अगर पहाड़ियों को भी स्टेटस मिल जाता है, पहाड़ी, गुजर और उसके अलावा जो और सीट्स हैं जिस तरीके से, तो किस तरीके से आप देखते हैं फाइट क्या होगी? देखो, मैं आपको ये बताऊंगा, लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं। लोग एक डर के माहौल में, मुलाजम परेशान, मीडिया के आप लोग परेशान। आप भी जो फ्रीडम होता था बोलने से पहले 4 बार आप भी सोचते हो कि ये चलाऊं या नहीं चलाऊं,
ये आपका दिल जानता है। अब मुझे आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम बिल्कुल बेबाकी से नहीं, आपके कहना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक लार्जर व्यू है। मीडिया परेशान, लोग परेशान, मुलाजिम परेशान, नौजवान परेशान, जगह जगह परेशानी हो रही है। तो ये एक माहौल है। ये कर लें कटपट, इधर उधर जो इन्हें करना है वो कर ले, लेकिन वोट तो लोगों ने ही देना है ना। वोट तो नहीं कोई आएगा बाहर से डालने के लिए। तो लोग, आपको जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा आपको खुद पता चल जाएगा कि लोग किस तरफ हैं। और लोग फिर एक उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लीडरशिप फारूक साहब की, उमर साहब की, लोगों को एक भरोसा है कि यही हमारी बात जो है कर सकते हैं। वो जम्मू खिते की बात हो, वो पीर पंजाल की हो, चनाब की हो, कश्मीर की हो, इवन के लद्दाख में भी वहाँ के लोगों को भी जो भरोसा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है। तो सर एक चीज़ कही जाती है, जिस तरीके से डेली वेजेस का इशू जब उठता है तो मैं कई बयान सुनता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के, तो वो कहते हैं कि पुरानी पार्टियों का बैगेज जो है उनको ढोना पड़ रहा है, और ये 60,000 की तादाद अब 1 लाख से ज़्यादा की हो गई है। तो इस पे जो मेन टारगेट होता है वही पार्टीज़ होती है जिन्होंने पुरानी हुकूमत की होती है, और उन्हीं के लगाए हुए सारे मुलाजिम हैं जो इस समय दर जो है ठोकरे खा रहे हैं। तो किस तरीके से आपको लगता है कि ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए? और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने टाइम में थोड़ी सी कोशिश की थी मगर वो कर नहीं पाए। देखिए, जो भी हुकूमत होती है उसको एक तरीका होता है वो चलाने का। और जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम हैं ये कोई 1 साल में नहीं लगे हैं। ये कुछ लगते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, लेकिन ये जो इन लोगों का राइट, अब इनका टाइम पूरा हो गया था, इनको परमानेंट करना चाहिए था। गवर्नमेंट उनको परमानेंट करने के बजाय उनको सड़कों पे दौड़ा रही है। आप आज कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, पावर डिपार्टमेंट ले लीजिए, पीएचई डिपार्टमेंट ले लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट को आप, हर डिपार्टमेंट में जो है लोगों को तंग किया जा रहा है। आप यहाँ तक देखो, पटवारी वो भी स्ट्राइक पे बैठ गए। अब कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि एक डिपार्टमेंट बचा है, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो अभी तक स्ट्राइक पे नहीं है। तो मुझे डर है कि जिस तरीके से ये हर जगह कर रहे हैं, किसी दिन वो भी देखने को मिल सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग भी स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हर एक को, हमारे जो खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने बड़ी शहादतें दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, और फिर जाके आज हम यहाँ चैन के इस ऑफिस में बैठ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। इसमें हमारी पुलिस की और हमारी आर्मी की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, मुझे अक्सर आप बयान हमें सुनते हैं, जनाब क्या है जी, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी। जैसे एक लीडर ने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान चाहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बॉर्डर के ऊपर हम रहते हैं, जब पाकिस्तान के उधर से बम्बार्ड होती है, गोले चलते हैं, हमारे सिविलियन लोग मारे जाते हैं, हमारे आर्मी के जवान शहीद होते हैं, और हमारे लोग बॉर्डर पे जाके खड़े होकर जो है वहाँ पे उनको मुकाबला करते हैं। ये जो लोग वहाँ बैठ के, दिल्ली बैठ के या जम्मू दफ्तरों में बैठ के अपनी बात करते हैं, इनको क्या पता है कि क्या कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरा जो अपना घर है वो फायरिंग रेंज में है पाकिस्तान की, हर आए दिन वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं। क्या किया उसके लिए इन्होंने? क्या उन बॉर्डर के लोगों के लिए किया इन्होंने? उनको क्यों नहीं कुछ दिया गया? रेफ्यूजियों के लिए बात की, 5 लाख जो है पिछली सरकार ने दिए, इन्होंने क्यों नहीं उनको पैसे दिए? 25 लाख देने का वादा था, वो कोई नहीं। कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उनके लिए बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई। जो उनको पहले हमारी सरकारों में मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है, उनको भी नहीं किया गया है। ये 20 साल चलाते रहे, जनाब बीजेपी आएगी कुछ देंगे, उन बेचारों को भी खजल कर दिया है। तो आप यूथ लीडर हैं और यूथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से यूथ इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जो पुराने रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशंस थे वो भी इन्होंने जो है उसको वापस ले लिया, तो किस तरीके से आप देखते हैं यूथ की प्रॉब्लम्स को? देखिए, यूथ इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर में परेशान है। उनको जो उनका हक उनको मिलना चाहिए था नहीं है, जो जिस तरीके से फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो नहीं है। कैसे होगा? अब ये जो नई फॉर्म भर रहे हैं, कभी बाहर से ले आते हैं। पिछली बार जब MBBS की लिस्ट निकली तो इन्होंने पूरा उसको नेशनल लेवल पे कर दिया। फिर जब यहाँ पे लोगों ने शोर किया, फिर कहा जी नहीं JNK का ही करो। तो ये ऐसी हालात है। जम्मू कश्मीर कोई ऐसी रियासत नहीं है कि आप इसको दिल्ली के साथ कंपेयर कर सकते हो। आप देखिए, आप चले जाइए रिमोट एरिया में, वहाँ पे लोगों को उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी की नलके उनके काटे जा रहे हैं कि आप GR कटवाइए, पेमेंट करिए। अरे भाई, जहाँ नेचुरल सोर्स है वहाँ कैसे वो देगा? अब तो मुझे लोग हमारे उधर से पुंछ रजौरी से खास करके मैं कहूँगा, चनाब डोडा से हमें फ़ोन कर रहे हैं, लोग कहते हैं जनाब इनकी 12 पाइपें लगी हैं, इनको बोलो पाइपें उठा के ले जाएं। हमें तो चश्मा है वो जो
अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु जी ने, उन्होंने दिए हमें वो चश्मे। नेचुरल पानी हमें आता है, नेचुरल पानी पे भी कह रहे हैं पैसे दो। दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में पानी की शॉर्टेज जब होती है तो वो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर से खींच के लाया जाता है, फिर उसको फिल्ट्रेशन प्लांट में डाला जाता है, फिल्टर करके उसके बाद लोगों को पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे एक अलग टैरिफ है। यहाँ कौन सा फिल्ट्रेशन प्लांट है? यहाँ तो सब कुछ हमें कुदरत का जो पानी है, हमारे जो रिमोट एरियाज़ है 95% जो पानी है वो नेचुरल चल रहा है, और लिफ्ट स्कीम्स भी नहीं है, ग्रेविटी पे चल रहे हैं। वहाँ पे लोगों को जो 1970 में पाइप लगी थी उसका आज इनको कहते हैं जनाब बिल दीजिए, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? आप खुद बताइए कि किस तरीके से हो। तो ब्यूरोक्रेसी हावी है, आपका मतलब कहने का मतलब ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो फीडबैक गवर्नमेंट को देना चाहिए वो फीडबैक ठीक नहीं जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट फीडबैक अपना लेगी, लोगों के हालात देगी, लोगों की मुश्किलात जब देखेगी, खुद उनको पता चल जाएगा कि ज़मीनी हालात क्या है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक्स MLA पुंछ एजाज अहमद जान, और जिस तरीके से ये बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इस समय हालात किस तरीके से हैं और आने वाले इलेक्शंस में इनकी तैयारियां किस तरीके से हैं। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में मुश्किलात जो है लगातार बढ़ रही हैं, खासकर यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ सरकार का जो है ध्यान नहीं है। अगर उसकी तरफ ध्यान दें, फोकस करें, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो और इनका ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में मजबूती के साथ वापस आएगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।